जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मास्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। यह जो क्वेश्चन पेपर है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है। क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। ठीक है, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 AD। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया था। इन सभी के देखे आपके 3 खंडों में प्रश्न पूछे गए थे, खंड अ, खंड ब और खंड स। तो खंड अ मैंने सॉल्व करा दिया है आपका। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे, जैसे यहाँ पर लिखा है कल्हड़। कल्हड़ क्या है, कल्हड़ कौन थे? ठीक है, लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ है, इसके बारे में लिखना था। मोहनजोदड़ो के बारे में लिखना था। तो इन सभी के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइएगा तो वहाँ क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया है खंड अ का। ठीक है, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप लॉन्ग आंसर जो है इसको सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, खंड स में। खंड ब में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, और खंड स में यानी सेक्शन सी में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जो आपका 10 नंबर का या फिर 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बच्चे बोल रहे थे कि सर सॉल्व करा दीजिए। 500 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है, किसी किसी कॉलेज में 800 शब्दों में उत्तर देना होता है, किसी किसी कॉलेज में 450 शब्दों में उत्तर देना है। बाबू इसे मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, चले, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी, जो आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, एकदम शानदार तरीके से कर सकें। ठीक है, तो शेयर जरूर कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है। चले, आपका खंड स में दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करें। जो वैदिक काल है इससे 100% गारंटी है, एकदम रट डालिएगा, वैदिक काल से आपका प्रश्न आता है तो आता है। ठीक है, दूसरा है आपका, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। मौर्य साम्राज्य से एक प्रश्न आपका आता है, 100% गारंटी है, एकदम इसे रट डालना है। तो इन दोनों प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 को। ठीक है, आज के इस क्लास में 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। अगला जो मैं क्लास लेकर के आऊँगा तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? इसको सॉल्व करा दूंगा मैं। और इसको भारत में तुर्कों की सफलता एवं राजपूतों की असफलता के कारण बताइए, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बाबू, चले आज इन दोनों प्रश्नों को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसके बाद आपका स्टार्ट कर दूंगा मैं इसको। यहाँ पर आपका दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न 200 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रश्न को लिखा कैसे जाए। अगर आपको प्रश्न का उत्तर लिखने आ जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, पाषाण काल को परिभाषित कीजिए, नव पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताइए। गारंटी है 100%, पाषाण काल नव पाषाण काल से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जो पहले दीर्घ उत्तरी मैं सॉल्व करा देता हूँ, 2 दिन लगेंगे, आज और कल। ठीक है, उसके बाद मैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगा। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। ये मान के चलिए कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 70% आपके रिपीटेड होते हैं। वो आपके एग्जाम में आना है तो आना है। हड़प्पा सभ्यता से 100% गारंटी है आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ये बात मान के चलिए कि क्वेश्चन पेपर देखने से ये होता है कि बहुत सारा हेल्प हो जाता है आपको एग्जाम में। ठीक है, चलें, तो इसे शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जो 2 प्रश्नों को मैंने बताया है। चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को किस तरह से लिखना है, सबसे बड़ी बात यही होती है। ठीक है, अगर आपने प्रश्न का उत्तर सही से लिखा है तो आपको जो 10 नंबर पूछा गया है, गारंटी है आपको 9 नंबर मिलेगा। 10 नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो 9 नंबर पाने के लिए आपको जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको प्रश्नों का उत्तर लिखा हूँ उसी तरह से आपको लिखना है। यदि आपके पास टेक्निक अलग है तो अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर डाल कर लिखना है। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, ठीक है, जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, दो आपको वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का वर्णन इस प्रकार है। किस प्रकार है भैया? तो वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन में उनका प्रारंभिक राजनीतिक संरचना कैसी थी। वैदिक काल में जन यानी जो जनजाति है, ठीक है, उनका शासन था। वैदिक काल में क्या है, जनजातियों का शासन था।
प्रत्येक जन की अपनी प्रमुख सत्ता थी जिसे राजा कहा जाता था। राजा को किसी देवता के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता था और उसकी सत्ता का आधार उसके जन की रक्षा और समृद्धि थी। ठीक है। अच्छा, राजनीतिक जीवन में इनकी सभाएं जो होती थी वो कैसी थी? राजा की सत्ता पर निगरानी रखने के लिए दो प्रमुख सभाएं थीं। पहला है सभा और दूसरा है समिति। ठीक है। सभा एक परामर्शदात्री संस्था थी जिसमें प्रमुख व्यक्तियों का समावेश होता था, जबकि जो समिति होती थी एक जनसभा थी जो प्रमुख निर्णय लेने में सहयोग करती थी। अच्छा, जो इनका राजनीतिक जीवन था, ठीक है, जो वैदिक काल में इनका राजनीतिक जीवन था, इसमें राजा की भूमिका कैसी थी? तो राजा का मुख्य कार्य रक्षा करना, न्याय देना और यज्ञों का आयोजन करना था। राजा की मदद के लिए पुरोहित, सेनानी और अन्य अधिकारी होते थे। वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन में इनका परिवार और समाज कैसा था? वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। परिवार का प्रमुख कौन होता था? पुरुष होता था। ठीक है, जिसे कुलपति कहा जाता था। परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई थी और समाज में विवाह और परिवार के संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता था। ठीक है। और वैदिक समाज में सामाजिक जीवन की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? प्रारंभिक वैदिक काल में सामाजिक विभाजन स्पष्ट नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक स्वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्थापित हो गई थी। यह व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, परंतु कालांतर में जन्म आधारित हो गई। ठीक है बाबू, देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रश्न का उत्तर जब आप लिखेंगे तो आपको भर भर के नंबर मिलेगा। ठीक है। महिलाओं की स्थिति कैसी थी उनके सामाजिक जीवन में? ठीक है, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था, उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में क्या हुई? गिरावट आई। ठीक है, चलें। अच्छा, जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल नहीं, वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन में जो कृषि है वो कैसा था? वैदिक काल में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। खेती में बैलों का उपयोग होता था और प्रमुख फसलें जौ, गेहूँ आदि थी। ठीक है, वैदिक काल की प्रमुख फसलें कौन थी? जौ, गेहूँ आदि। ठीक है। उनका आर्थिक जीवन में जो पशुपालन था, पशुपालन भी महत्वपूर्ण था, विशेषकर गायों का। ठीक है, गायों को धन का प्रतीक माना जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य कैसा था? वैदिक काल में व्यापार का जो प्रारंभ हुआ था, ठीक है, वैदिक काल में व्यापार का प्रारंभ हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। वस्तु विनिमय प्रचलित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का भी उपयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो वैदिक काल में उद्योग और शिल्प कैसे थे? बुनाई, कुम्हारी, धातु कार्य और अन्य शिल्प कला भी विकसित हुई थी वैदिक काल में। ठीक है, ये शिल्प कला धीरे धीरे एक विशेष वर्ग के अधिकार में आने लगी। ठीक है। वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन में ये किसकी पूजा करते थे? प्रकृति पूजा। प्रारंभिक वैदिक धर्म में प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती थी। प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु आदि। ठीक है, वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु आदि। ये देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है। वैदिक काल में यज्ञ और अनुष्ठान कैसे थे उनके धार्मिक जीवन में? तो यज्ञ और अनुष्ठान जो है धार्मिक जीवन का प्रमुख हिस्सा थे। यज्ञों का आयोजन देवता को प्रसन्न करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता था। ठीक है। वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन है तो इनका धर्म और दर्शन कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विचारों का विकास हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? धार्मिक विचारों का विकास हुआ। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विचारों का वर्णन मिलता है। इस काल में तपस्या, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर झुकाव बढ़ा। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे, लास्ट में लिखना आपको, वैदिक काल का समाज धीरे धीरे एक जटिल संरचना में बदलता गया जिसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ। यह काल भारतीय संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वैदिक काल में आपको इतना ही लिखना है 500 शब्दों में, चाहे तो आप इसमें इंक्रीज करके और लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चे, बहुत से लगभग आपके 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो बना करके लिखते हैं।
अगर आप 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपको बना करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलें। इसमें अगला प्रश्न आपका था, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। मौर्य साम्राज्य से आपका प्रश्न आता है, एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य को एकदम रट डालना है। ठीक है, चलें, मैं आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके पतन के कई कारण थे, जिन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य कारण इस प्रकार हैं। कौन कौन से मुख्य कारण थे भैया? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे? अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर शासक। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारियों में वह क्षमता नहीं थी जो अशोक में थी। अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य को एकजुट करने में असफल रहे। ठीक है, कमजोर शासकों की वजह से केंद्रीकृत सत्ता कमजोर हो गई और प्रांतों में विद्रोह बढ़ने लगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे ब्यूरोक्रेटिक ढांचे की जटिलता। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी अत्यधिक केंद्रित थी। ठीक है, केंद्रीकृत थी, जो कि एक विशाल साम्राज्य के लिए बहुत जटिल हो गई। अशोक के समय में यह प्रशासनिक ढांचा कार्यशील था, लेकिन उसके बाद इसे बनाए रखना मुश्किल हो गया। अधिकारियों में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बढ़ने लगी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक और सांस्कृतिक कारण क्या थे? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया, जिससे अन्य धर्मों के अनुयायियों में असंतोष उत्पन्न हुआ, विशेषकर जो ब्राह्मण वर्ग के थे, जो वैदिक धर्म के थे। ठीक है, इनके जो समर्थक थे वे अशोक की धार्मिक नीतियों से नाखुश थे। ठीक है, यानी खुश नहीं थे। इस धार्मिक असंतोष से भी साम्राज्य की एकता को कमजोर किया। मौर्य साम्राज्य के पतन में उनके सैन्य शक्ति में ह्रास में इनके अशोक के अहिंसा और शांति की नीति ने सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। मौर्य सेना का शस्त्र बल घट गया। ठीक है, मौर्य सेना का शस्त्र बल घट गया, जिससे बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों को दबाने में कठिनाई हुई। अशोक के बाद साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के प्रति लापरवाही बढ़ी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की पतन में उनकी वित्तीय संकट कैसी थी? तो मौर्य साम्राज्य का विशाल प्रशासनिक तंत्र और बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यों का खर्च बढ़ता गया, लेकिन अशोक की शांति और धर्म प्रचार की नीति के कारण राज्य के वित्तीय संस्थानों पर भी भारी बोझ पड़ा। ठीक है, परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जिससे राज्य को सुचारू रूप से चलाना कठिन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में प्रांतों में विद्रोह और स्वतंत्रता की आकांक्षा। ठीक है, साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय शासन और प्रांतपति स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने लगे। ठीक है, जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई, वैसे वैसे प्रांतों में विद्रोह होने लगे और कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। विशेष रूप से दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में मौर्य सत्ता का प्रभाव घट गया। ठीक है, चलें, ग्रीक और शक आक्रमण। मौर्य साम्राज्य के पतन के समय उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रमण बढ़ गए। ग्रीक यानी जो यूनानी थे। ठीक है, शक आक्रमणों ने साम्राज्य की सीमाओं को असुरक्षित बना दिया और मौर्य शासक इन्हें रोकने में असमर्थ रहे। ठीक है, ब्राह्मणों की भूमिका कैसी थी? मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में जो ब्राह्मण थे इनकी भूमिका क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने से ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट हो गया था। इस वर्ग ने धीरे धीरे शासन में अपने प्रभाव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और मौर्य शासन के पतन में परोक्ष रूप से योगदान दिया। ठीक है, यानी दोस्तों यदि आप हेडिंग जो यहाँ पर लिखा गया इसको लिख लेते हैं तो बाकी आप अंदर की चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नवा है कठिन भूगोल। मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था, जो कि वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। सोचिए, मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला था? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक। ठीक है, इतने बड़े भूभाग पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। दूरस्थ क्षेत्रों में केंद्रीय सत्ता का प्रभाव कमजोर पड़ गया और इन क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य बनने लगे। ठीक है, जैसे खुद को स्वतंत्र करने लगे। देखें, 10वां है पश्चिमी क्षत्रपों का उदय।
पश्चिमी भारत में शक और पार्थियन क्षत्रपों का उदय मौर्य साम्राज्य के लिए चुनौती बना। उन्होंने मौर्य की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, देखें इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ जो थे, इनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों उत्तर को बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। ठीक है, चलें, यदि आपके पास और टेक्निक है तो आप अपने अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलें, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ज़रूर आगे सेंड करेंगे। ठीक है, जल्दी आपके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।